नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव फायर में। आज हम इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। इस वीडियो में हम एंशिएंट हिस्ट्री के 500 क्वेश्चन टॉपिक वाइज कवर करेंगे और नेक्स्ट 2 वीडियोज़ में हम मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। भारत में प्राचीनतम मानव अवशेष कहाँ मिले हैं? उत्तर है नर्मदा घाटी, हथनौरा में। अगला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो उत्तर है मध्य प्रदेश में। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो शैल चित्रों, गुफा चित्रकला के लिए। पाषाण युग के लोग किस पर निर्भर थे? शिकार और भोजन संग्रह पर। भारत में सबसे प्राचीन कृषि स्थल कौन सा है? तो मेहरगढ़, बलूचिस्तान में। ताम्र पाषाण युग के लोग किस धातु का प्रयोग करने लगे थे? तो ताम्र का। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम पाषाण औजार कहाँ मिले हैं? तो सोहन घाटी, पाकिस्तान में। नव पाषाण युग का प्रमुख स्थल कौन सा है? तो चिरान, जो कि बिहार में है। नव पाषाण युग में लोग किस कार्य की शुरुआत करते हैं? तो कृषि और पशुपालन की। आपको ध्यान रखना है कि कौन से काल में कौन सा कार्य शुरू किया गया। नव पाषाण युग का प्रसिद्ध स्थल जहाँ गेहूं जौ की खेती होती थी, कहाँ है? तो मेहरगढ़ में। पाषाण युग के लोग किस प्रकार के औजार प्रयोग करते थे? तो पत्थर के औजार। अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण युग के लोग किस प्रकार के घर बनाते थे? तो मिट्टी और लकड़ी के घर। असम युग को कितने भागों में बांटा गया है? यानी कि जो आपका पाषाण पाषाण युग है उसको कितने भागों में बांटा गया है? तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण और नवपाषाण। पूरा पाषाण काल की समय सीमा क्या थी? तो लगभग 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो छोटे औजारों, यानी कि माइक्रोलिथ जिनको बोला जाता है, उस औजारों के औजारों को उनका प्रयोग होता था। अगला प्रश्न है, नव पाषाण काल में लोग किस धातु का प्रथम प्रयोग करने लगे थे? तो आंसर है तांबा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का प्रमुख नव पाषाण स्थल कौन सा है? तो ब्रह्मगिरी। पाषाण युग के लोग किस कला से जुड़े थे? तो शैल चित्रकला, जो आपके पत्थर की शिलाओं पर चित्रकला की जाती है। पूरा पाषाण काल में आग का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ है? तो कर्नाटक के कुडप्पा जिले में। तो आपको ध्यान रखना है कि आग का आविष्कार आपके पूरा पाषाण काल में हुआ था। माइक्रोलिथ क्या है? छोटे और नुकीले पत्थर के औजार। पूरा पाषाण काल के लोग कहाँ रहते थे? तो गुफाओं और झोंपड़ियों में। नवपाषाण युग में सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया? तो कुत्ते को। धान की खेती का सबसे पुराना प्रमाण कहाँ से मिला है? तो चिरान, जो कि बिहार में है। बुर्ज होम स्थल कहाँ है और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह कश्मीर में है, गड्ढे वाले मकानों के लिए प्रसिद्ध है। बुर्ज होम में किस पशु की हड्डियां अधिक मिली है? तो कुत्ते की। कोल्डी हवा और महंगवा स्थल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो धान की खेती के लिए। ताम्रपाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? पत्थर और तांबे दोनों के औजारों का प्रयोग होता था। मालवा का प्रसिद्ध ताम्रपाषाण स्थल कौन सा है? तो नवदा टोली। आदिचनलूर स्थल कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में। लोग सबसे पहले मिट्टी के बर्तन कब बनाने लगे? तो नवपाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोलमेंस और मेनहीर किस युग से संबंधित हैं? तो ताम्रपाषाण युग से। मध्य पाषाण काल का प्रमुख स्थल कौन सा है? तो बागोर, राजस्थान में। बागोर स्थल किसके लिए प्रसिद्ध है? पशुपालन के प्रमाण के लिए। पूरा पाषाण काल के प्रमुख स्थल भारत में कहाँ कहाँ है? तो सोहन घाटी, भीमबेटका और बेलन घाटी में। रक्सगढ़ी स्थल किस काल से संबंधित है? राखीगढ़ी, तो यह नवपाषाण काल से। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा स्थल भारत का पुरातात्विक संग्रहालय कहलाता है? तो भीमबेटका। ताम्रपाषाण काल के लोग किस फसल की खेती करते थे? तो गेहूं और जौ की। मध्य पाषाण काल की प्रमुख खोज क्या थी? तो अग्नि का उपयोग बढ़ाना। हड्डी और सींग के औजार किस काल में प्रयोग हुए हैं? तो मध्य पाषाण काल में। नवपाषाण काल में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला धातु कौन सा था? तो तांबा।
पूरा पाषाण काल की गुफा चित्रकारी में कौन से रंग का प्रयोग किया जाता था, किन किन रंगों का प्रयोग किया जाता था? तो लाल और सफेद रंगों का। प्राचीनतम औजार बनाने की कला किसे कहते हैं? तो पाषाण कला। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्राचीन गुफा चित्रकला कहाँ पाई गई है? तो भीमबेटका की गुफाओं में। किस काल में मानव ने स्थायी जीवन अपनाना शुरू किया? तो नवपाषाण काल में। किस काल को खाद्य उत्पादन युग कहा जाता है? तो नवपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल के लोग किस प्रकार के मकानों में रहते थे? तो मिट्टी और लकड़ी के मकानों में। पाषाण युग का मुख्य आर्थिक साधन क्या था? तो शिकार और संग्रह। नवपाषाण काल का प्रमुख आविष्कार कौन सा था? चाक और चाक पर बने बर्तन। किस युग में मानव ने पशु पक्षियों को पालना शुरू किया? तो नवपाषाण युग में। अगला टॉपिक आता है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो नगरीय सभ्यता। सिंधु सभ्यता का प्रथम स्थल कहाँ से खोजा गया? तो हड़प्पा से 1921 में दयाराम साहनी द्वारा यह खोजा गया था। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो राखलदास बनर्जी ने 1922 में। मोहनजोदड़ो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो महान स्नानागार के लिए यह प्रसिद्ध है। लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गोदाम और डॉकयार्ड। यहाँ पर इनका पत्तन हुआ करता था, जहाँ से विदेशों के साथ जो है व्यापार किया जाता था। धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। धौलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध है? जल संरक्षण प्रणाली और पत्थर का नगर। सबसे जो आपकी जल निकासी प्रणाली है सबसे अच्छी जो पाई गई है वो धौलावीरा में पाई गई और यह गुजरात में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग सबसे अधिक करते थे? तो कांसा। इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किन धातुओं से अनभिज्ञ थे? लोहा और घोड़ा। घोड़ा धातु तो नहीं है, बट इनके युग में घोड़े से परिचित नहीं थे और लोहे से भी परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो कृषि और व्यापार। हड़प्पा वासी किस फसल की खेती करते थे? तो गेहूं, जौ और कपास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने ध्यान रखना है कि गेहूं, जौ और कपास की खेती किया करते थे। कपास की खेती का सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिला है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। ग्रेट बाथ कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा में अन्नागार कहाँ मिला है? तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों स्थलों पर आपका अन्नागार मिला है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी के। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन किस प्रकार का था? तो जलाकार, जिसको हम ग्रिड सिस्टम बोलते हैं। घरों में पानी निकासी की श्रेष्ठ व्यवस्था किस सभ्यता में थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता में, और सबसे अच्छी थी आपके धौलावीरा में। हड़प्पा के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो पशुपति महादेव की। मातृदेवी की मूर्ति किस सभ्यता में मिली है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में, इसलिए इसे मातृसत्तात्मक युग भी कहा जाता है, सभ्यता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस वृक्ष की पूजा करते थे? तो पीपल वृक्ष की। पशुपति महादेव की मुद्रा किस स्थान से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से। नृत्य करती हुई कन्या की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से। नृत्य करती हुई कन्या की मूर्ति किस धातु की बनी है? तो कांस्य की। मोहनजोदड़ो से मिली युवक की मूर्ति किस पत्थर की बनी है? तो स्टेटाइट की बनी हुई है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो ध्यान रखना है, चित्रलिपि। सिंधु घाटी लिपि अब तक किस स्थिति में है? तो अपठित है, अभी तक इसको पढ़ा नहीं गया है। हड़प्पा सभ्यता में मुद्रा किस धातु की थी? तो कोई धातु मुद्रा नहीं मिली है, बल्कि मुद्रा मोहरों पर थी। हड़प्पा सभ्यता में माप और तौल की किस धातु से बनते थे? तो जो इकाइयाँ होती थी वो क्यूबिक पत्थरों से जो बनाई होती थी। हड़प्पा वासी किस पशु को नहीं जानते थे? तो घोड़े को। घोड़े के साक्ष्य क्योंकि नहीं मिले हैं। राखीगढ़ी किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा में। सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है? तो राखीगढ़ी। सबसे छोटा हड़प्पा स्थल कौन सा है? तो आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। आलमगीरपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? कपास के प्रमाण के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल, जो कि गुजरात में स्थित था। किस हड़प्पा स्थल से अश्वमेध यज्ञ का प्रमाण मिला है? तो भगतराव। अगला क्वेश्चन है।
किस थल से बढ़ई का आरी मिली है? तो लोथल से। बढ़ई आपके जो लोहार होते हैं उनको बोलते हैं। किस थल से मृत्यु का घर हाउस ऑफ डेड मिला है? तो मोहनजोदड़ो, क्योंकि इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस थल से हाथी और गेंडे की मूर्ति मिली है? तो हड़प्पा से। हड़प्पा सभ्यता का राजनीतिक संगठन किस प्रकार का था? तो नगरीय गणराज्य होता है, राजा का प्रमाण नहीं है। किस स्थान से धान के अवशेष मिले हैं? तो लोथल से। सिंधु सभ्यता की सबसे लंबी सड़क कहाँ मिली है? तो मोहनजोदड़ो में। अन्नागार ग्रेनरी सबसे पहले कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से। किस स्थल से जलेबी जैसी वस्तु मिली है? तो मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन है, किस स्थल से बड़े स्नानागार का अवशेष मिला है? तो मोहनजोदड़ो से। किस स्थल से अग्निकुंड मिला है? तो कालीबंगन से। कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है? तो घग्गर नदी के। अगला क्वेश्चन है, किस स्थल से कृषि का हल जोते हुए खेत का प्रमाण मिला है? तो कालीबंगन से। सिंधु सभ्यता के लोग किस खेल से परिचित थे? तो पासे और शतरंज जैसे खेल से परिचित थे। बिस्कुट बनाने की भट्टी कहाँ मिली है? तो लोथल में। किस स्थल से घोड़े की हड्डी मिली है? सुरकोटता से। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कब हुआ? तो लगभग 1750 ईसा पूर्व, और जिसका कार्यकाल है वो भी 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या था? पतन का मुख्य कारण क्या था? तो प्राकृतिक आपदाएं, जलवायु परिवर्तन और आक्रमण। किस विदेशी ने सबसे पहले सिंधु सभ्यता के महत्व को पहचाना? तो वो थे जॉन मॉर्सल। किस स्थल से तांबे का रथ मिला है? तो दैमाबाद से, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता में लोग किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे? तो लोहा। स्टेपी थ्योरी किसने दी थी? तो रामशरण शर्मा ने। सिंधु सभ्यता का मानचित्र किस स्थल से मिला है? तो धौलावीरा से। सिंधु सभ्यता में किस पशु की पूजा होती थी? तो बैल और सांड की पूजा होती थी, और देवताओं में पशुपतिनाथ की पूजा होती थी। मालाबार का मोती किस स्थल को कहा जाता है? तो लोथल। किस स्थल से सांप की पूजा का प्रमाण मिला है? तो मोहनजोदड़ो से। सांड की मूर्ति किस स्थल से मिली है? कालीबंगन से, और कालीबंगन का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। किस स्थल से खिलौना गाड़ी मिली है? तो लोथल से। किस स्थल से कपास की खेती का प्रमाण मिला है? क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, आलमगीरपुर से। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर कितने भागों में बंटे थे? तो दो भागों में, दुर्ग क्षेत्र और निचला नगर। किस स्थल से बड़ी दीवार मिली है? तो धौलावीरा से। किस स्थल से बड़े पत्थरों का स्टेडियम मिला है? तो धौलावीरा से। सिंधु सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? तो चित्रलिपि, जो कि पढ़ी नहीं गई है। अगला टॉपिक है प्रारंभिक वैदिक काल, यानी ऋग वैदिक एज। वैदिक साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो ऋग्वेद। ऋग्वेद में सूत्र कितने हैं? 1028। ऋग्वेद की भाषा क्या है? वैदिक संस्कृत। ऋग्वेद किस युग की जानकारी देता है? तो प्रारंभिक वैदिक काल की, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। ऋग्वेद में सबसे अधिक किस देवता की स्तुति गई है? तो इंद्र की। इनके लिए 250 मंत्र ऋग्वेद में इंद्र देवता के लिए समर्पित है। अग्नि को ऋग्वेद में किस नाम से पुकारा गया है? तो गृहपति। सोम देवता किसके देवता थे? तो वनस्पति और मदिरा के। इनका जो है नौवें मंडल में इनका वर्णन मिलता है। वरुण किसके देवता माने जाते थे? तो नैतिकता और जल के। प्रारंभिक वैदिक समाज किस प्रकार का था? तो पितृसत्तात्मक। जैसे कि आपने सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा कि वो मातृसत्तात्मक युग होता था, तो ये जो है प्रारंभिक वैदिक समाज है आपका पितृसत्तात्मक है। वैदिक आरंभ का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन, और उनका क्या था? कृषि और व्यवसाय था। वैदिक लोगों की प्रमुख पशुधन संपत्ति क्या थी? तो गाय। गौ शब्द ऋग्वेद में किसका प्रतीक है? तो संपत्ति और धन का। वैदिक लोगों की सबसे प्रिय नदी कौन सी थी? तो सरस्वती नदी। ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख है? तो 10। दशराज्य युद्ध में जो वर्णन मिलता है उसमें 10 नदियों का उल्लेख मिलता है। दशराज्य युद्ध किनके बीच हुआ था? तो भरतवंशी राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच। दशराज्य युद्ध किस नदी के किनारा हो? तो पुरुषणी नदी, ये इसका वैदिक नाम है, जिसको हम आज रावी के नाम से जानते हैं। वैदिक काल में राजा का चुनाव कौन करता था? तो सभा और समिति। प्रारंभिक वैदिक काल में कर को क्या कहा जाता था? तो बलि। वैदिक काल की दो प्रमुख जनसभाएं कौन सी थी? तो सभा और समिति। वैदिक यज्ञों में सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ कौन सा था? तो अग्निहोत्र। अगला क्वेश्चन है,
वैदिक समाज में सबसे महत्वपूर्ण इकाई कौन सी थी? तो परिवार। वैदिक काल में विवाह का कौन सा प्रकार सबसे लोकप्रिय था? तो ब्रह्म विवाह। वैदिक काल की मुख्य धातु कौन सी थी? तो तांबा। वैदिक लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? तो लिपि का प्रयोग नहीं करते थे, मौखिक परंपरा थी। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था किस आधार पर थी? तो कर्म और गुण के आधार पर। ऋग्वेद में किस धातु को श्याम धातु कहा गया है? तो लोहे को। ऋग्वेद की नदी स्तुति किस मंडल में है? तो 10वें मंडल में। नासदीय सूक्त किस विषय से संबंधित है? तो सृष्टि के उत्पत्ति विचार से। पुरुष सूक्त किस मंडल में है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में। इनको 4 वर्णों में बांटा गया था। अगला पढ़ेंगे हम उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल की प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? तो सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। सामवेद को किस ग्रंथ की संगीतमय संहिता कहा जाता है? तो ऋग्वेद की। यजुर्वेद किससे संबंधित है? तो यज्ञ कर्म कांड से। अथर्ववेद किस विषय से संबंधित है? जादू, टोना, औषधि और चिकित्सा से संबंधित है। ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? यज्ञ की व्याख्या से। उपनिषदों का प्रमुख विषय क्या है? आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान। उपनिषदों को और किस नाम से जाना जाता है? तो वेदांत। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? 108। ईशावास्य उपनिषद किस वेद से संबंधित है? तो यजुर्वेद से। उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्ति कैसी हो गई थी? तो अधिक केंद्रीकृत और मजबूत। उत्तर वैदिक काल में किस सभा का महत्व कम हो गया? तो समिति का। उत्तर वैदिक काल में किस सभा का महत्व बढ़ा? तो सभा का। उत्तर वैदिक काल में कर को क्या कहा जाता था? तो शुक्ल। और वैदिक काल में इसको क्या कहा जाता था? बलि। उत्तर वैदिक काल में किस धातु का सबसे अधिक प्रयोग होने लगा? तो लोहा। उत्तर वैदिक काल में कृषि का प्रमुख साधन क्या था? तो लोहे का हल। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या हो गया था? तो जन्म। उनका होता था कार्य और गुण। उत्तर वैदिक काल में किस वर्ण का दर्जा सर्वोच्च था? तो ब्राह्मण। उत्तर वैदिक काल में राजा का सहायक अधिकारी कौन था? तो पुरोहित। वैदिक काल में विदत का अर्थ क्या था? तो सभा या परिषद। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी हो गई थी? तो गिरावट आई, शिक्षा और धार्मिक कार्यों से वंचित रही। उत्तर वैदिक काल में किस देवता का महत्व सर्वाधिक हो गया? तो प्रजापति का। उत्तर वैदिक काल में इंद्र और वरुण का महत्व किसके पक्ष में घट गया? तो विष्णु और रुद्र के। उत्तर वैदिक काल की प्रमुख नदियां कौन सी थी? तो गंगा और यमुना। गंगा को सबसे पवित्र नदी मानने की परंपरा कब शुरू हुई? तो उत्तर वैदिक काल में। किस उपनिषद में आत्मा और परमात्मा की एकता का विचार मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। नेति नेति का सिद्धांत किस उपनिषद में मिलता है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में। गीता को किस उपनिषद का सार कहा गया है? तो उपनिषदों का सार। अगला क्वेश्चन है, उपनिषदों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत। वैदिक काल में शिक्षा का केंद्र कहाँ था? तो आश्रम। वैदिक शिक्षा की भाषा क्या थी? संस्कृत। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। वैदिक लोग किस संख्या पद्धति को जानते थे? तो दशमलव पद्धति। वेदों को किस प्रकार का साहित्य माना जाता है? तो अपौरुषेय, ईश्वर ईश्वर प्रदत्त। किस ऋषि को गीता का उपदेश करता कहा गया है? तो श्री कृष्ण। लेकिन गीता उत्तर वैदिक युग के बाद की रचना है। सर्व खल्विन ब्रह्म किस उपनिषद का वाक्य है? तो छांदोग्य उपनिषद का। अहम ब्रह्मास्मि किस उपनिषद का वाक्य है? तो बृहदारण्यक उपनिषद का। तत्त्वमसि महाकाव्य किस उपनिषद से लिया गया है? तो छांदोग्य उपनिषद से। प्रज्ञानम ब्रह्म किस उपनिषद का वाक्य है? तो ऐत्रेय उपनिषद का। आत्मा और परमात्मा की एकता का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? तो अद्वैत वेदांत से। वैदिक काल का आर्थिक आधार क्या था? तो कृषि और पशुपालन। तो अब हम पढ़ेंगे भारतीय प्राचीन इतिहास, महाजनपद एवं बौद्ध और जैन धर्म। तो महाजनपद आपके कितने होते थे? तो 16 महाजनपद होते थे। प्रश्न नंबर 1 है, महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16। महाजनपद शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ में। 16 महाजनपदों का काल कौन सा माना जाता है? तो ईसा पूर्व 600 से 400 तक। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे,
मगध की राजधानी प्रारंभ में कहाँ थी? तो राजगृह में। मगध की राजधानी को बाद में कहाँ स्थानांतरित किया गया? तो पाटलिपुत्र में। मगध महाजनपद की प्रसिद्ध नदियां कौन सी थी? तो गंगा और सोन नदी। किस महाजनपद की राजधानी चंपा थी? तो अंग जनपद की। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। वाराणसी वाराणसी किस महाजनपद की राजधानी होती? तो काशी की। वज्जी महाजनपद का मुख्य नगर कौन सा था? वैशाली। वैशाली किसके लिए प्रसिद्ध था? तो गणराज्य व्यवस्था के लिए। वज्जी संघ का प्रमुख गण कौन था? लिच्छवी। अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? उज्जैनी। मत्स्य की विराटनगर। गांधार की तक्षशिला। पुरु महाजनपद की इंद्रप्रस्थ। पांचाल महाजनपद की अहिछत्र और कांपिल्य। मल्ल महाजनपद का केंद्र कहाँ था? कुशीनगर और पावा। किस महाजनपद की राजधानी अयोध्या थी? तो कौशल की। किस महाजनपद से महात्मा बुद्ध और महावीर का गहरा संबंध था? तो मगध और वज्जी। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म से रिलेटेड। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक स्थान कपिलवस्तु में इनका जन्म हुआ था। बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम शुद्धोदन, माता का नाम महामाया। बुद्ध की सौतेली माता कौन थी? तो प्रजापति गौतमी। इन्होंने ही इनका देखभाल और पालन पोषण किया था। बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में, वज्रासन बिहार में। पूर्णिमा के दिन को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी के किनारे। बुद्ध ने किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था? तो पीपल वृक्ष के नीचे। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहा गया? तथागत। बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ दिया गया है? तो सारनाथ में। और इनके जो उपदेश है किस भाषा में दिए गए हैं? तो पाली भाषा में। बुद्ध के पहले उपदेश को क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन। 16 वर्ष की आयु में इन्होंने घर से त्याग कर दिया था। बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन थे? तो आनंद, उपाली, सारिपुत्र और महाकश्यप। बुद्ध ने कितने महाजनपदों का भ्रमण किया? तो 16 महाजनपद। बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो 483 ईसा पूर्व कुशीनारा उत्तर प्रदेश में। बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म की मूल शिक्षा क्या है? तो 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म का प्रमुख मार्ग क्या है? तो अष्टांगिक मार्ग। बौद्ध धर्म में पंचशील क्या है? सत्य बोलना, चोरी न करना, हिंसा न करना, व्यभिचार न करना, नशा न करना। बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया? तो पाली। बुद्ध को किस उपाधि से भी जाना जाता है? तो शाक्य मुनि। बौद्ध धर्म की दो प्रमुख शाखाएं कौन सी है? तो हीनयान और महायान। महायान में किसका विशेष महत्व है? तो बोधिसत्व का। हीनयान को और किस नाम से जाना जाता है? तो स्थविरवाद या थेरवाद। बौद्ध धर्म में संघ का प्रमुख कौन कहलाता था? उपाध्याय। प्रथम बौद्ध संगीति कब और कहाँ हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? 383 ईसा पूर्व वैशाली में। द्वितीय संगीति का प्रमुख परिणाम क्या था? बौद्ध धर्म का विभाजन, स्थविर और महासांघिक। तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? तो अशोक के। और कब हुई थी? 255 ईसा पूर्व में हुई थी। और कहाँ हुई थी? आपकी पाटलिपुत्र में। तृतीय संगीति कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में। तृतीय संगीति का अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र तीसरा। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? तो कनिष्क के। चतुर्थ संगीति कहाँ हुई? कुंडलवन में। ये जो आपकी बौद्ध संगीतियाँ हुई है इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो आप इनको एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। जैसे रवि पी के तो ये बौद्ध संगीतियाँ कहाँ कहाँ हुई थी? तो आपके राजगृह में, वैशाली में, पाटलिपुत्र एंड कुंडलवन कश्मीर में। और किस किस के शासनकाल में हुई थी? तो पहला पहला शब्द याद रख सकते हैं आपके अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क के। और 455 ईसा में पहली हुई थी, 355 में दूसरी, और 483 में पहली हुई थी, 383 में दूसरी, 255 में तीसरी और ईसा पूर्व में चौथी हुई थी। तो इनको आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्रिरत्न क्या है? तो बुद्ध, धम्म और संघ।
बौद्ध धर्म त्रिपिटक किस भाषा में है? तो पाली भाषा में। त्रिपिटक के 3 भाग कौन से हैं? विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म का प्रतीक धर्म चक्र किसने स्वीकार किया? तो अशोक ने। बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। अगला पढ़ेंगे हम जैन धर्म। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी। इन्हें ही वास्तविक जो है आपके स्थापना भी इन्हीं के द्वारा मानी जाती है जैन धर्म की। महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंड ग्राम में। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। जबकि बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध का जो नाम था वो सिद्धार्थ था। महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला। महावीर की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। महावीर के पुत्र का नाम था प्रियदर्शन। महावीर ने दीक्षा किस आयु में ली? तो 30 वर्ष की आयु में। महावीर ने 12 वर्ष की तपस्या कहाँ की थी? तो रिजुपल्लिका नदी के तट पर। महावीर को कैवल्य ज्ञान कब और कहाँ प्राप्त हुआ? 42 वर्ष की आयु में जिम्भिक ग्राम बिहार में। जैन धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो श्रावक और श्राविका। महावीर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो 468 ईसा पूर्व पावा बिहार में। महावीर की मृत्यु को जैन धर्म में क्या कहा जाता है? तो निर्वाण। निर्वाण का अर्थ होता है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाना। जैन धर्म की मूल शिक्षा क्या है? तो पंच महाव्रत। पंच महाव्रत कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जैन धर्म की 2 शाखाएं कौन सी हैं? तो श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर वे जो सफेद वस्त्र पहनने वाले, दिगंबर जो नग्न रहने वाले साधु। जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो आचारण सूत्र। जैन धर्म का धार्मिक प्रतीक क्या है? अहिंसा का चिन्ह, हाथ में चक्र। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के साधन कौन से हैं? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचार। अगला टॉपिक है आपका मौर्य साम्राज्य। तो पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य स्थापना काल। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 321 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो आचार्य चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश का अंत कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो नंद वंश की, जिसके अंतिम शासक थे घनानंद। सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत में सत्ता किस ग्रीक शासक के हाथों में गई? तो सेल्यूकस निकेटर के। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस ग्रीक शासक को हराया था? तो सेल्यूकस निकेटर को, और उसकी पुत्री हेलेना से इसने शादी कर ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो मैत्री संधि। मैत्री संधि के बाद चंद्रगुप्त ने कौन से प्रदेश प्राप्त किए थे? तो काबुल, कंधार, हेरात और बल्ख। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सेल्यूकस ने संधि में क्या प्राप्त किया? तो 500 हाथी। सेल्यूकस ने भारत में किस राजदूत को भेजा था? तो मेगास्थनीज। ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आए थे। मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त ने अपने अंतिम समय में कौन सा धर्म अपनाया था? तो जैन धर्म। प्रश्न पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो किस धर्म के अनुयायी थे, तो उन्होंने अंत में जैन धर्म अपनाया था। चंद्रगुप्त ने जीवन के अंतिम समय कहाँ बिताया था? तो श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई? श्रवणबेलगोला में। इनके जो पुत्र थे वो थे बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी कौन बने? तो बिंदुसार। बिंदुसार को यूनानी लेखकों ने किस नाम से पुकारा? तो अमित्रघात। बिंदुसार का दूसरा नाम क्या था? अजातशत्रु। ये आपको ध्यान रखने हैं। बिंदुसार का शासनकाल कितने वर्षों तक चला? तो लगभग 25 वर्ष तक। बिंदुसार ने ग्रीक शासक एंटियोकस से क्या मांगा था? अंजीर, अंगूर और वाइन। ये ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है अशोक महान। तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक। अशोक के राज्यारोहण का वर्ष कौन सा था? तो 273 ईसा पूर्व। अशोक का अभिषेक कब हुआ? 269 ईसा पूर्व में। अशोक को देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी की उपाधि किसने दी? तो स्वयं अशोक ने दी थी। ध्यान रखना है आपको, एग्जाम में क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। अशोक के शासनकाल में कौन सा युद्ध प्रसिद्ध है? तो कलिंग का युद्ध। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। कलिंग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो दया नदी के।
कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? तो बौद्ध धर्म। अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से दीक्षा ली? तो उपगुप्त से। अशोक ने कितनी बार धर्म यात्राएं की? अनेक बार, विशेषकर बौद्ध स्थलों पर। अशोक ने किस परिषद का आयोजन कराया था? तो तृतीय बौद्ध संहिता, जो कि आपको मैं बता चुका हूँ। तृतीय बौद्ध संहिता कब और कहाँ हुई थी? तो 250 या 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संहिता की अध्यक्षता किसने की? तो मोगलीपुतिस ने। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अपने पुत्र को कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका। बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है एग्जाम में। अशोक के पुत्र का नाम क्या था? तो महेंद्र। अशोक की पुत्री का नाम संघमित्रा। संघमित्रा को कहाँ भेजा गया था? श्रीलंका ही। अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार के लिए किसका उपयोग किया? तो शिलालेख और स्तंभ लेखों का। अशोक का सबसे प्रसिद्ध शिलालेख कौन सा है? तो कलिंग शिलालेख। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ब्राह्मी लिपि में। अशोक के शिलालेख उत्तर पश्चिम में किस लिपि में पाए गए हैं? तो खरोष्ठी लिपि में। अशोक ने धम्म नीति का प्रचार किसके लिए किया था? तो सभी परिजनों के लिए। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने किस धम्म महामात्र नियुक्त किया? किसे धम्म महामात्र नियुक्त किया था? तो धर्म प्रचारक अधिकारियों को। अशोक के शेर स्तंभ को आज कहाँ राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है? तो सारनाथ में। अशोक का सबसे सुंदर स्तंभ किस स्थान पर है? तो सारनाथ में। अशोक की मृत्यु कब हुई थी? तो 232 ईसा पूर्व में। अगला है मौर्य प्रशासन। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र में। मौर्य प्रशासन का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो अर्थशास्त्र में, जो कि कौटिल्य विष्णुगुप्त द्वारा लिखित था। और प्रश्न आता है कि पुस्तक जो है किससे रिलेटेड है? तो यह राजनीति से रिलेटेड है, मौर्य प्रशासन की। मौर्य साम्राज्य में कितने विभाग थे? तो 6 विभाग। मौर्य काल में नगर प्रशासन किसके हाथों में था? समितियों और अधिकारी परिषद के। मौर्यकालीन सेनाओं की संख्या कितनी थी? लगभग 6 लाख। मौर्यकालीन सेना में किसका विशेष महत्व था? हाथियों का। चंद्रगुप्त की निजी सुरक्षा के लिए कौन सी सेना थी? तो स्त्री सैनिक दल। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त। मौर्य प्रशासनिक तंत्र में सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो ग्राम। ग्राम का मुख्य क्या कहलाता था? ग्रामणी। मौर्य काल में कर संग्रह का प्रमुख साधन क्या था? भूमि कर। भूमि कर को क्या कहा जाता था? तो भोग। मौर्यकालीन खजाने का प्रमुख कौन था? सनिधाता। मौर्यकालीन व्यापार का प्रमुख अधिकारी कौन था? तो पणैक। माफ कीजिएगा, पणाध्यक्ष। मौर्य काल में खुफिया विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? तो संहिताध्यक्ष। मौर्य काल में न्याय व्यवस्था का प्रमुख कौन था? तो धर्माध्यक्ष। मौर्य काल में राज्य की सीमाओं की रक्षा कौन करता था? तो अंतपाल। मौर्य काल की कला और संस्कृति। मौर्यकालीन कला का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? अशोक के स्तंभ। प्रसिद्ध सारनाथ स्तंभ किस शासक ने बनवाया था? अशोक ने। अशोक के सिंह स्तंभ को कब राष्ट्रीय प्रतीक बनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। मौर्यकालीन गुफाएं किस स्थान पर पाई जाती है? तो बराबर और नागार्जुन की गुफाएं। बराबर गुफाओं का निर्माण किसने कराया? अशोक और उसके पुत्र दशमित्र ने। मौर्यकालीन मूर्तिकला में किसका अधिक प्रयोग हुआ है? तो चूना पत्थर और पॉलिश का। मौर्यकाल को कला की दृष्टि से किस नाम से जाना जाता है? तो पॉलिश कला का युग। अगला टॉपिक है हमारा गुप्त काल। गुप्त वंश की स्थापना किसने की? श्रीगुप्त ने। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? घटोत्कच। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे विवाह किया था? तो लिच्छवी राजकुमारी कुमारा देवी से। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त का शासनकाल किस नाम से प्रसिद्ध है? भारतीय नेपोलियन या भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त की विजयों का विवरण किस शिलालेख में है? तो प्रयाग प्रशस्ति में, जो कि हरिसेन द्वारा लिखित है। समुद्रगुप्त ने किस नीति का पालन किया? दिग्विजय और धर्म विजय। समुद्रगुप्त किस वाद्य यंत्र के शौकीन थे? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वीणा के। समुद्रगुप्त ने कितने दक्षिणापथ के राजाओं को जीतकर पुनः स्वतंत्र किया? तो 12 राज्यों को। समुद्रगुप्त ने कितने आर्यवर्त राज्यों को हराया और विलय किया? तो 9 राज्यों को।
समुद्रगुप्त ने कितने सीमा राज्यों को अपनी अधीनता स्वीकार कराई? तो 18 सीमा राज्यों को। समुद्रगुप्त ने किस चीनी शासक से मैत्री संबंध स्थापित किए? तो चीन शासक से। समुद्रगुप्त की स्वर्ण मुद्राओं पर कौन सा दृश्य अंकित था? तो वीणा वादन का। समुद्रगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य का शासक कौन हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी जिसको हम विक्रमादित्य भी बोलते हैं, उपाधि धारण की थी इसने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस शासक को पराजित कर गुजरात और मलवा जीता? तो शक शासकों को। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो विक्रमादित्य की। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन से विद्वान थे? विद्वानों की बैठक होती थी, तो नवरत्न होते थे इसके दरबार में। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीन से भारत आने वाले यात्री कौन थे? तो फाहियान। फाहियान किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का। फाहियान भारत में किस उद्देश्य से आया था? बौद्ध ग्रंथों की खोज के लिए। फाहियान ने गुप्तकालीन समाज का वर्णन किस पुस्तक में किया था? फोको की। ध्यान रखना है आपको इस पुस्तक का। गुप्त काल का स्वर्ण युग किस शासक के समय माना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। गुप्तकालीन सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो कालिदास। और कालिदास की प्रमुख रचनाएं हैं मेघदूत, रघुवंशम, कुमार संभवम, संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम। गुप्त काल के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री कौन थे? तो आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य की खोज की थी। आर्यभट्ट की प्रमुख कृति कौन सी है? आर्यभट्टियम। दशमलव प्रणाली की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने। शून्य का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आर्यभट्ट ने। गुप्तकालीन प्रसिद्ध वैद्य कौन थे? तो चरक और सुश्रुत। पंचतंत्र के लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा। संस्कृत व्याकरण पर अष्टाध्यायी किसने लिखी? तो पाणिनि ने। गुप्त काल से पूर्व पर गुप्त काल में प्रमुख रही है ये पुस्तक। गुप्तकालीन प्रमुख धातु कौन सी थी? तो लौह और सोना। गुप्तकालीन चित्रकला का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? तो अजंता की गुफाएं। अजंता की चित्रकला किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। गुप्तकालीन शिल्प का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? तो सारनाथ का बौद्ध स्तंभ। धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में बुद्ध की मूर्ति बनाई गई है। गुप्त काल की लिपि कौन सी थी? तो ब्राह्मी लिपि। गुप्त काल की धातु कला का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? तो दिल्ली का लौह स्तंभ। दिल्ली का लौह स्तंभ किस शासक की स्मृति में स्थापित किया गया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। गुप्तकालीन मुद्रा किस धातु की बनी थी? तो स्वर्ण मुद्राएं होती थी। गुप्त काल को भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? तो स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में थी। गुप्त प्रशासन का प्रधान अधिकारी कौन था? तो महामात्र। गुप्तकालीन भूमि कर को क्या कहा जाता था? तो ऊपरी कर। गुप्तकालीन मुद्रा का प्रमुख प्रकार कौन सा था? तो दिनार। गुप्तकालीन सेना का प्रधान कौन था? तो सेनापति। गुप्त काल में न्याय विभाग का प्रमुख कौन था? प्रमुख न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधिपति। गुप्तकालीन ग्राम प्रशासन का मुखिया कौन था? तो ग्रामपति। गुप्त काल में भू राजस्व की दर कितनी थी? 1/4 से 1/6 तक। गुप्तकालीन सिक्कों पर किसका चित्र होता था? तो शासक का। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के किस नाम से जाने जाते थे? दिनार। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो कृषि। गुप्तकालीन प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन कौन से थे? उज्जैन, पाटलिपुत्र और ताम्रलिप्ति। गुप्त काल में किन वस्तुओं का निर्यात होता था? रेशम, मसाले, हाथीदांत, कीमती पत्थर। गुप्तकालीन सबसे प्रसिद्ध नाटककार कौन थे? तो कालिदास थे। गुप्त काल के अन्य प्रसिद्ध नाटककार कौन थे? तो विशाखदत्त। विशाखदत्त की प्रमुख कृति कौन सी है? तो मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस। गुप्तकालीन प्रसिद्ध ज्योतिषी कौन थे? तो वराहमिहिर। वराहमिहिर की प्रमुख रचना कौन सी है? तो बृहत संहिता। गुप्तकालीन प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? तो ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त की प्रमुख कृति कौन सी है? तो ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। गुप्तकालीन सर्वाधिक प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे गुप्त काल के? तो नागार्जुन। गुप्त काल में कौन सा धातु विज्ञान बहुत उन्नत था? तो लोहा। गुप्तकालीन किस स्तंभ को जंगरोधी धातु का उदाहरण माना जाता है? दिल्ली का लौह स्तंभ। गुप्तकालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म का प्रमुख केंद्र था? तो बौद्ध धर्म का। गुप्तकालीन धार्मिक नीति कैसी थी? तो सहिष्णु। गुप्त काल में किस धर्म का पुनः जागरण हुआ? तो हिंदू धर्म का।
गुप्त काल में बुद्ध की कौन सी प्रतिमाएं प्रमुख थी? तो धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा और ध्यान मुद्रा। गुप्तकालीन मंदिर निर्माण की शैली क्या थी? तो नागर शैली। गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर कौन से हैं? दशावतार मंदिर, देवगढ़, भीतरगांव मंदिर। गुप्तकालीन प्रसिद्ध शिलालेख कौन से हैं? तो प्रयाग प्रशस्ति, मीना शिलालेख और एरन शिलालेख। गुप्तकालीन कौन सा शिलालेख चीनी यात्री फाहियान का उल्लेख करता है? तो कोई नहीं, उसने स्वयं यात्रा विवरण लिखा था अपना। गुप्तकालीन किस शासक ने हुणों को हराया था? तो स्कंदगुप्त ने। गुप्त साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो हुणों का आक्रमण। हुणों का आक्रमण गुप्त साम्राज्य के किस शासक के समय हुआ था? तो स्कंदगुप्त के। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत में कौन सा युग प्रारंभ हुआ? तो उत्तरगुप्त का। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? कला, साहित्य, विज्ञान, गणित और संस्कृति की अभूतपूर्व प्रगति के कारण। अगला हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन काल। हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित है? तो पुष्यभूति वंश से। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या था? प्रभाकर वर्धन। हर्षवर्धन के राज्यारोहण का वर्ष कौन सा था? तो 606 ईस्वी। हर्ष के भाई का नाम क्या था? राज्यवर्धन। हर्ष की बहन का नाम राज्यश्री। हर्ष ने किस चीनी यात्री का स्वागत किया था? ह्वेनसांग का। ह्वेनसांग का। हर्ष की मृत्यु किस वर्ष हुई? 647 ईस्वी। हर्षवर्धन किस धर्म से प्रभावित थे? तो बौद्ध धर्म। आपको ध्यान रखना है, जितने भी शासक जिस धर्म के अनुयायी होते थे, तो ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि जैसे कि हर्षवर्धन किस धर्म के अनुयायी थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। हर्ष किस महायान बौद्ध गुरु से प्रभावित हुए? तो सीलभद्र से। हर्ष ने प्रयाग में कौन सा महोत्सव आयोजित किया? प्रयाग महोत्सव। प्रयाग महोत्सव कितने वर्षों में एक बार आयोजित होता था? तो हर 5 वर्ष में। ह्वेनसांग ने हर्ष के राज्य का वर्णन किस ग्रंथ में किया है? तो सी यू की में। बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था? तो हर्षवर्धन का। बाणभट्ट ने कौन से ग्रंथ लिखे हैं? तो हर्षचरित्र और कादम्बरी। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक कौन कौन से थे? तो नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ध्यान रखने हैं दोस्तों। हर्ष ने किस नदी के तट पर विशाल बौद्ध सम्मेलन किया था? तो गंगा नदी, कन्नौज में। हर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? उत्तर भारत का राजनीतिक एकीकरण। हर्ष की सेना में कितने सैनिक थे? तो 60,000 घुड़सवार, 50,000 पैदल सैनिक और 5,000 हाथी। हर्ष के समय दक्षिण भारत पर किसका शासन था? तो चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय का। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो नर्मदा युद्ध हुआ था, नर्मदा नदी के किनारे। नर्मदा युद्ध में कौन विजयी हुआ था? तो पुलकेशिन द्वितीय। हर्ष की धार्मिक सहिष्णुता किससे सिद्ध होती थी? वह बौद्ध होते हुए भी हिंदू मंदिरों को दान देते थे। हर्ष की मुद्रा पर किस देवता की छवि अंकित थी? तो शिव की। हर्ष ने किस नगर को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था? कन्नौज। हर्ष को उत्तर भारत का अंतिम महान सम्राट किसने कहा है? तो इतिहासकार स्मिथ ने। हर्ष के दरबार का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था? तो रत्नाकर। हर्ष की मृत्यु के बाद उसके राज्य का क्या हुआ? राज्य छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया। हर्ष के शासनकाल को किस प्रकार का युग कहा जाता है? तो उत्तर भारत का स्वर्ण युग। हर्ष के समय भारत का कौन सा राज्य सबसे शक्तिशाली था? तो चालुक्य साम्राज्य दक्षिण भारत में। आगे बढ़ेंगे हम प्राचीन दक्षिण भारत, चोल, चेर, पांड्य, सातवाहन आदि वंशों को। प्राचीन दक्षिण भारत के 3 प्रमुख राज्य कौन से थे? तो चोल, चेर और पांड्य। संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो तमिल भाषा में। संगम साहित्य किस धर्म से प्रभावित था? तो वैष्णव और शैव धर्म से। संगम सभाएं कहाँ आयोजित होती थी? तो मदुरै में। चोल वंश की राजधानी क्या थी? उरैयूर और बाद में तंजावुर। चेर वंश की राजधानी क्या थी? तो वंजी या करूर। पांड्य वंश की राजधानी मदुरै। चेर शासकों का प्रतीक क्या था? धनुष। चोल शासकों का बाघ। पांड्य शासकों का प्रतीक मछली होता था। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। संगम साहित्य में उल्लेखित अशोक वन का किस स्थान को कहा गया है? तो लंका को। सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान, मदौनी क्षेत्र, महाराष्ट्र में। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुक।
सातवाहन वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी। सातवाहन शासकों की उपाधि क्या थी? शालिवाहन शक या दक्षिणापथपति। इलंगो ओडिगल किस ग्रंथ का लेखक था? तो शिल्पादिका शिल्पादिकारम शिल्पादिकारम। मणिमेखला ग्रंथ किसका है? तो सतनार का। संगम साहित्य किस काल का है? 300 ईसा पूर्व से ईसा पूर्व 300 से ईस्वी 300 तक। सातवाहन किसकी उपासना करते थे? तो ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म दोनों की। गौतमी बालश्री किसकी माता थी? गौतमी पुत्र सातकर्णी की। सातवाहन वंश का पतन कब हुआ? 3वीं शताब्दी ईस्वी में। संगम साहित्य में सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो कांचीपुरम। संगम साहित्य को एकत्रित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो पांड्य राजाओं को। चोलों का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो कावेरीपट्टनम। चेरों का प्रमुख बंदरगाह मुजिरिस। पांड्यों का प्रमुख बंदरगाह कोरकाई। प्राचीन दक्षिण भारत में मुद्रा किस धातु की होती थी? तो सोना और तांबा की। सातवाहन शासकों की आधिकारिक भाषा क्या थी? तो प्राकृत। गाथा सप्तशती किसने लिखी? तो हाल सातवाहन शासक ने। संगम साहित्य का ऐतिहासिक महत्व क्या है? प्राचीन दक्षिण भारत की संस्कृति और राजनीति की जानकारी। अगला हम पढ़ेंगे राजपूत का। राजपूत शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो संस्कृत शब्द राजपुत्र से। प्रारंभिक राजपूत काल को कौन सा काल माना जाता है? तो 750 ईसा से 1200 ईसा तक। चौहान वंश की राजधानी क्या थी? तो अजमेर। चौहान वंश के प्रसिद्ध शासक कौन थे? तो पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने किस मुस्लिम शासक से युद्ध किया था? तो मोहम्मद गौरी से। त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। त्राइन का प्रथम युद्ध किसने जीता? तो पृथ्वीराज चौहान ने। त्राइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192 में। त्राइन के द्वितीय युद्ध में कौन विजय हुआ? तो मोहम्मद गौरी। प्रतिहार वंश की राजधानी क्या थी? तो कन्नौज। प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम ने अरब आक्रमण को कहाँ रोका था? तो राजस्थान के भीलमल में। प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? मिहिर भोज। मिहिर भोज किस उपाधि से प्रसिद्ध थे? तो आदिवराह। गुर्जर प्रतिहार किस धर्म के अनुयायी थे? तो वैष्णव धर्म के। चंदेल वंश की राजधानी कहाँ थी? खजुराहो। खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए? तो चंदेल शासकों ने। गढ़वाल वंश की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज में। गढ़वाल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? जयचंद्र। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद्र में कौन सा संबंध में क्या संबंध था? जयचंद्र पृथ्वीराज चौहान का शत्रु था। सोलंकी वंश कहाँ कहाँ पर शासन करता था? तो गुजरात में। चालुक्य सोलंकी वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो भीमदेव प्रथम। चालुक्य यानी कि सोलंकी ने कौन सा प्रसिद्ध मंदिर बनवाया? तो मोढेरा का सूर्य मंदिर। परमार वंश की राजधानी क्या थी? धार। परमार वंश के प्रसिद्ध शासक भोज। भोज किस ग्रंथ के लेखक थे? तो सम्रांगण सूत्रधार। भोज किस नगरी को अपनी राजधानी बनाना चाहते थे? उज्जैन को। त्रिपक्षीय संघर्ष किन तीन शक्तियों के बीच हुआ था? तो पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार। त्रिपक्षीय संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो कन्नौज पर नियंत्रण। राजपूत काल की राजनीतिक विशेषता क्या थी? सामंतवादी व्यवस्था और लगातार आंतरिक संघर्ष। अगला हम पढ़ेंगे पाल वंश। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। गोपाल का चुनाव किस प्रकार हुआ था? बंगाल के प्रमुख होने उसे चुना था। धर्मपाल किस वंश का शासक था? तो पाल वंश का। धर्मपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो विक्रमाशिला विश्वविद्यालय की। पाल शासक बौद्ध धर्म की किस शाखा के अनुयायी थे? तो महायान बौद्ध धर्म के। देवपाल किस वंश का शासक था? तो पाल वंश का। पाल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मदन पाल। पाल वंश ने किस धर्म को संरक्षण दिया? तो बौद्ध धर्म को। नालंदा विश्वविद्यालय का पुनः निर्माण किसने किया था? तो धर्मपाल ने। पाल साम्राज्य का पतन कब हुआ था? तो 12वीं शताब्दी में। अगला वंश पढ़ेंगे हम राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी आपकी मान्यखेड़ कर्नाटक में। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूटों का सबसे महान शासक तो गोविंद तृतीय। अमोघ वर्ष किस वंश का शासक था? तो राष्ट्रकूट वंश का। अमोघ वर्ष ने किस ग्रंथ की रचना की? तो कविराज मार्ग की। राष्ट्रकूट शासकों का सबसे प्रसिद्ध स्थापत्य स्मारक कौन सा है? एलोरा का कैलाश मंदिर।
एलोरा का कैलाश मंदिर किस शासक ने बनवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने। राष्ट्रकूट किस धर्म के अनुयायी थे? तो जैन और हिंदू धर्म दोनों के। त्रिपक्षीय संघर्ष में राष्ट्रकूट किसके खिलाफ लड़े? तो पाल और प्रतिहारों के। राष्ट्रकूट वंश का पतन कब हुआ? तो 10वीं शताब्दी में। अगला वंश है चालुक्य वंश। चालुक्य वंश का संस्थापक पुलिकेशिन प्रथम। चालुक्य वंश की राजधानी वातापी यानी बादामी। चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो पुलिकेशिन द्वितीय। पुलिकेशिन द्वितीय ने किस उत्तर भारतीय शासक को हराया था? तो हर्षवर्धन को। पुलिकेशिन द्वितीय का राज्याभिषेक कब हुआ था? 610 ईस्वी में। पुलिकेशिन द्वितीय की हार किसके हाथों हुई थी? तो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के। चालुक्य काल में किस लिपि का प्रयोग होता था? तो कन्नड़ और संस्कृत। चालुक्य कला का प्रसिद्ध उदाहरण कौन सा है? तो बादामी और ऐहोल के मंदिर। चालुक्य वंश का पतन कब हुआ? तो 8वीं शताब्दी में। चालुक्य वंश के बाद दक्षिण भारत में कौन सा वंश उभरा था? तो राष्ट्रकूट वंश। अगला वंश है चोल वंश। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय चोल। चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? तंजावुर। चोल वंश का सबसे महान शासक राजराजा प्रथम। राजराजा प्रथम ने कौन सा प्रसिद्ध मंदिर बनवाया? तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। राजराजा प्रथम के बाद कौन शासक हुआ? तो राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल ने किस अभियान में सफलता पाई? तो गंगा और दक्षिण पूर्व एशिया में विजय। चोलों की नौसेना का महत्व क्या था? दक्षिण पूर्व एशिया तक व्यापार और विजय। चोल काल में गांव की स्वशासन प्रणाली क्या कहलाती थी? सभाएं और उर। चोलों की प्रशासनिक इकाई क्या थी? तो मंडलम। चोल साम्राज्य का पतन कब हुआ था? तो 13वीं शताब्दी में। तो यह साथियों अंतिम प्रश्न था। इसी के साथ हमारी एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट होती है। हम अगली वीडियो में मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। तो आप सभी इस वीडियो को थोड़े थोड़े समय अंतराल के पश्चात जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको सारे के सारे प्रश्न मौखिक रूप से याद हो जाएंगे। आपको कोई भी प्रश्न परीक्षा में नहीं छूटेगा। अगर आपको हमारा साथियों कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय हिमाचल।